गुड आफ्टरनून गुंजन। गुड आफ्टरनून सोनम, कुसुम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शिवानी, वीरा। गुड आफ्टरनून। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल बीच में एब्रप्ट हुई थी क्लास और हम मीडिया के बारे में आपको बता रहे थे और एक पिक्चर हमने आपको दिखाई थी जिसमें हम आपको गोल्डन फ्लीस स्मिथ के बारे में बता रहे थे कि एक फ्लीस है, एक पंख है जिसको लगाकर जादू आ जाता था और देवताओं ने जेसन को इसे ढूंढने के लिए कहा था। जेसन उसे ढूंढने निकला था। जेसन की मदद करी थी मेडिया ने और जेसन ने फिर धोखा दिया और किंग कॉरिंथ की बेटी से शादी कर ली थी। उसके बाद मेडिया ने जेसन से बदला लिया था। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो रही थी। अब इसको हम ख़त्म कर रहे हैं आज और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर अगले दौर पर चलेंगे। मेडिया इज़ रिनाउंड फॉर इट्स, कल का पीडीएफ क्या नाम है, पवित्र, पहले ही दिया जा चुका है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा तो जो पीडीएफ है उसमें अभी तक का सारा है। आज जो नया शुरू करेंगे एलिजाबेथन वो नहीं है उसमें। ठीक है, अभी तक सब है उसमें। तो अच्छे से देखिए पीडीएफ को। आज अभी जो फिलहाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी तक का सब कुछ उस पीडीएफ में है। तो मीडिया इज रिनाउंड फॉर इट्स पावरफुल पोर्ट्रेयल ऑफ अ वुमन scorned and the lengths to which she will go to exact revenge. मीडिया एक रिनाउंड और पावरफुल पोर्ट्रेयल है, चित्रण है एक महिला जो नफरत से भरी हुई है और वो किस हद तक जा सकती है अपना बदला लेने के लिए। यूरिपाइड्स एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ बिट्रेयल। यूरिपाइड्स ने कई थीम्स को एक्सप्लोर किया है जिसमें वो बिट्रेयल की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, द रोल ऑफ वुमेन की बात करते हैं सोसाइटी में। ये PYQ है भैया, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, PYQ है। विच एंशियंट ग्रीक राइटर या प्ले राइट, ठीक है, ऑफन रोड द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो आप याद रखेंगे यूरिपाइड्स की बात हो रही है। द प्ले रिमेन्स अ क्लासिक ऑफ एंशियंट ग्रीक ड्रामा। ये क्लासिक है भैया एंशियंट ग्रीक ड्रामा में एंड कॉन्टिन्यूज टू बी परफॉर्म्ड एंड स्टडीड टुडे। आज भी इसे परफॉर्म किया जा रहा है, आज भी इसे पढ़ा जा रहा है फॉर इट्स टाइमलेस एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड मोरालिटी। क्योंकि इसमें टाइमलेस एक्सप्लोरेशन है कि इंसान के इमोशंस क्या होते हैं और उसकी मोरालिटी, उसकी नैतिकता कैसे वर्क करती है, उसका ये बेहतरीन उदाहरण है मीडिया। इसके अलावा प्राचीन ग्रीस में जो और इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज थी उसमें एक थी प्रोमिथियस बाउंड। इसका तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। इज अ ट्रेजेडी एट्रीब्यूटेड टू ग्रीक एंशियंट प्ले राइट एस्केलस। ये एक ग्रीक ट्रेजेडी है, एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी जो जुड़ी हुई है एस्केलस से। तो किसने लिखी थी प्रोमिथियस बाउंड? एस्केलस ने। दो देयर इज सम स्कॉलरली डिबेट अबाउट इट्स ऑथरशिप। थोड़ी सी डिबेट होती है इसके बारे में कि ये वाकई में एस्केलस की लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, तो थोड़ा सा विवाद है इसको लेकर। लेकिन काफ़ी हद तक क्रिटिक्स इस बात को मानते हैं कि प्रोमिथियस बाउंड एस्केलस की है। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन फर्स्ट परफॉर्म्ड अराउंड 430 BCE। माना जाता है कि 430 BCE में से पहली बार परफॉर्म किया गया था। द प्ले टेल्स द माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ प्रोमिथियस। इसमें एक माइथोलॉजिकल कहानी सुनाई गई है प्रोमिथियस की, जो कि एक टाइटन था हु डिफाइज द गॉड्स। ये देवताओं की अवज्ञा करता है बाय गिविंग फायर टू ह्यूमैनिटी। अवज्ञा कैसे करता है कि देवताओं ने मना किया था कि इंसानों को आग मत दीजिएगा, ये इंसानों को आग जलाना सिखा देता है। एंड सब्सिक्वेंटली सफर सेवियर पनिशमेंट एट द हैंड्स ऑफ ज़्यूस। और इसे बहुत बहुत खतरनाक सजा मिलती है ज़्यूस के हाथों। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे गलत भी हो सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ,
या ये सच भी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियाँ ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ी हुई तो मिक्स हो जाती हैं कभी कभार। आई थिंक प्रोमिथियस को पता है क्या सज़ा मिली थी, कि इसे चेन से बांध दिया गया था और एक वो आता था पक्षी, गिद्ध आता था और वो इसके लीवर को खाता था, ठीक है, लीवर खा के चला जाता था। पूरी रात इसका लीवर फिर से दोबारा बनता था, अगले दिन वो आके फिर लीवर खाता था पक्षी, वो पूरी रात फिर इसका लीवर बनता था, अगले दिन आके फिर पक्षी खाता था। तो ये इसे एंडलेस सजा दी गई थी प्रोमिथियस को, क्योंकि इसने इंसानों को आग दे दी थी। इन प्रोमिथियस बाउंड, प्रोमिथियस इज चेन्ड टू रॉक एज पनिशमेंट फॉर हिज डिफायंस। प्रोमिथियस को एक चट्टान से बांध दिया जाता है डिफायंस के लिए, सजा की। थ्रू आउट द प्ले ही इंगेजेस इन डायलॉग विद वेरियस कैरेक्टर्स। पूरे प्ले में ये अलग अलग किरदारों से बात करता है, इंक्लूडिंग टू अ मॉर्टल वुमेन टॉर्मेंटेड बाय ज़्यूस, जिसमें एक इंसानी महिला शामिल होती है जिसको ज़्यूस ने सजा दी थी। हर्मीस से बात करता है जो गॉड्स का मैसेंजर है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग लोगों से वो बात करता है। प्रोमिथियस स्टेडफास्टली रिफ्यूजेस टू रिपेंट और सबमिट टू ज़्यूस। प्रोमिथियस लगातार मना करता है कि ना तो मैं प्रायश्चित करूंगा, ना ही मैं ज़्यूस के आगे झुकूंगा। असर्टिंग हिज डिफायंस, वो अपने डिफायंस पे अड़ा रहता है कि नहीं, मैंने इंसानों को आग दी, मैं इस पर अड़ा हूं कि मैंने ठीक दी। एंड हिज बिलीफ इन द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, और आखिरकार वो बिलीव करता है कि न्याय की आखिरकार जीत होगी। इट इज़ नोटेबल फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। प्रोमिथियस बाउंड जाना जाता है कि इसमें कुछ थीम है, कि इसमें अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह दिखाया गया है। अब ज़्यूस से बड़ी अथॉरिटी कौन हो सकता है भाई, सबसे बड़े देवता हैं ज़्यूस। द पावर ऑफ ह्यूमन रेजिलियंस, की इंसानों की जो रेजिलियंस है वो कितनी ताकतवर हो सकती है, अगर अड़ जाए इंसान तो किस हद तक जा सकता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिवाइन टायरनी, अगर देवता निरंकुशता पर उतर आए, वो टायरनी करने लगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये भी इस प्ले में दिखाया गया है। ये इसकी थीम है, ठीक है। तो हमारा भैया ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है, यूनिट 1 का, यानी कि जो हम लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, ये हमारा तीसरे दिन आके ख़त्म हो रहा है। एंशिएंट, मिडिवल और एंग्लो नॉर्मन ड्रामा, ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार हम इसको रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे एलिजाबेथन एज पर चलते हैं, ठीक है, आप सबके साथ। गुड आफ्टरनून ममता, गुड आफ्टरनून। सो हमने पहले ड्रामा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस तरह से डायोनिसियस, जो कि एक गॉड थे, उनसे वो स्टार्ट हुआ, उनसे वो जुड़ा हुआ था। फिर हमने उसके कुछ ओरिजिन, उसके कुछ हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। हमें ये पता लगा था कि ड्रामा की उत्पत्ति जो है प्राचीन ग्रीस में हुई थी, ठीक है, जिसमें 3 नाम हमने पढ़े थे, एस्केलस, सोफोक्लिस और यूरिपाइड्स, ये 3 मुख्य नाम थे, ठीक। फिर हमने साइकिल्स पढ़ी थी, यॉर्क, चेस्टर, टाउनली और एनटाउन। टाइप्स ऑफ ड्रामा पढ़ा था, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स और ओपेरा। एलिमेंट्स पढ़े थे हमने ड्रामा के, कि 6 एलिमेंट्स बताए थे एरिस्टोटल ने ड्रामा के। डायोनिया यानी कि थीम, माइथोस यानी कि प्लॉट, इथोस यानी कि कैरेक्टर, लेक्सिस यानी कि लैंग्वेज, मेलोस यानी कि म्यूजिक और ऑप्सिस यानी कि विजुअल्स। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर पढ़ा था कि किस तरह से फ्रांस के आसपास के कुछ ट्राइब 1066 में नॉर्मन भाषा लेकर इंग्लैंड में आए और वहाँ पर एक नई भाषा का उदय हुआ जिसे एंग्लो नॉर्मन कहा गया, एक नए लिटरेचर का उदय हुआ जिसे एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर कहा गया, ठीक है। एक नई भाषा का जन्म हुआ और अपर क्लास के लिए, कुलीन वर्ग के लिए एक नई भाषा बनी जो एंग्लो नॉर्मन भाषा कहलाई, ठीक है। उस जमाने के 3 प्लेस के हमने आपको नाम बताए थे एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के, जो आपको याद रखने थे, द प्ले ऑफ एडम, रेसरेक्शन ऑफ द सेवियर और द प्ले ऑफ सेंट निकोलस। फिर हमने कॉमेडी का इतिहास पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरह से कॉमेडी का जो उत्पत्ति है, जो डेवलपमेंट है, जो ओरिजिन है, वो प्राचीन ग्रीस में होता है और उसमें एरिस्टोफेन्स एक सबसे बड़ा नाम थे। एरिस्टोफेन्स की लाइफ, उनका जॉनर, उनके थीम्स, उनके स्टाइल की बात हुई, उनकी रचनाओं की बात हुई कि एरिस्टोफेन्स क्लाउड्स और लिसिस्ट्रेटा, द बर्ड्स ऑफ फ्रॉग्स जैसी रचनाएं लिख कर गए। फिर हमने आपको बताया कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर पहली कॉमेडी मानी जाती है इंग्लिश की, जो निकोलस उडाल ने लिखी थी, ठीक है। फिर ट्रेजेडी का इतिहास पढ़ा। ट्रेजेडी के इतिहास में हमने आपको बताया कि प्राचीन ग्रीस से आई है ट्रेजेडी भी, जब पूरा ड्रामा ही वहाँ से आया है, तो उसमें हमने एस्केलस का नाम आया, सोफोक्लिस का आया, यूरिपाइड्स का आया। हमने पहली इंग्लिश ट्रेजेडी का जिक्र करा, गॉर्बोडुक का, जिसे फॉरेक्स एंड पोरेक्स भी बोलते हैं, ऑडिपस रेक्स का, मेडिया का और प्रोमिथियस बाउंड का। तो यहाँ तक हमने एंशिएंट, मेडिवल और
एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर तक के अपने ड्रामा को ख़त्म कर लिया है। ध्यान रखिएगा, यूनिट 1 चल रही ड्रामा, अभी हम दोबारा आएंगे पोइट्री में, फिर दोबारा से पढ़ेंगे एंशिएंट मिडिवल एंग्लो नॉर्मन की पोइट्री, ठीक है, फिर प्रोज, फिर फिक्शन, है ना। तो यूनिट वाइज चलेंगे, अभी हम यूनिट 1 पर हैं, अभी हम सिर्फ ड्रामा पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पीडीएफ को ओपन करते हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, बबीता, रुचिरा, गुड आफ्टरनून। भाई आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करते रहें भाई, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुप्स में, हर जगह, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ, क्योंकि जब तक ज़्यादा बच्चे लाइव नहीं होते तब तक पढ़ाने में एनर्जी नहीं आती है ना। तो हमारी जो एनर्जी है वो आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना इंगेज हैं इसमें। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा टू कैरोलाइन ड्रामा, ठीक है। एलिजाबेथन पढ़ेंगे, जैकोबियन ड्रामा पढ़ेंगे और कैरोलाइन ड्रामा पढ़ेंगे। तो कैरोलाइन एज तक का ड्रामा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एलिजाबेथन एज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक। गुड आफ्टरनून। The Elizabethan age in literature refers to the period of English literature during the reign of Queen Elizabeth I. जो एलिजाबेथन एज है लिटरेचर में, वो रिफ़र की जाती है उस पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का राज चल रहा था, ठीक है भैया। इसको हम नीचे कर लेते हैं पहले। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जब राइन चल रहा था, उस दौर को एलिजाबेथन एज बोलते हैं, विच लास्टेड फ्रॉम 1558 टू 1603, ठीक है, जो चलता है 1558 से 1603 तक के लिए, ठीक है। इट्स नोन फॉर इट्स फ्लॉरिशिंग ऑफ पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। ये जो पूरा दौर है, अच्छा एक चीज़ और, एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, नहीं चलो आगे बताएं, हमें आगे बताएंगे इसे। तो ये जो एलिजाबेथन एज है, ये जो दौर है, ये जाना जाता है कि इसमें बहुत फ्लॉरिश हुआ, बहुत फला फूला पोइट्री, ड्रामा और प्रोज विद प्रोमिनेंट फिगर्स। और इसमें हमने कई प्रोमिनेंट शख्सियत देखी, जैसे कि विलियम शेक्सपियर से हम मिले, क्रिस्टोफर मार्लो आए, एडमंड स्पेंसर आए, शेपिंग द एराज लिटरेरी लैंडस्केप। और इन्होंने इस लिटरेरी लैंडस्केप को पूरा आकार दिया, इन महान लोगों ने। द पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन। इस पीरियड में एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट थी कि हमें ये भी ट्राई करना है, हम इस पे भी लिखेंगे, हम उस पे भी लिखेंगे, हम कॉमेडी भी लिखेंगे, हम ट्रेजेडी भी लिखेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। तो एक्सप्लोर कर रहे थे राइटर्स, क्रिएटिविटी दिखाई इस दौर में राइटर्स ने, एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। और इस दौर में अलग अलग लिटरेरी फॉर्म्स और स्टाइल्स प्रकट हुए हमारे सामने, और तभी शायद हम इसे गोल्डन एज भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू W.H. Hudson के अकॉर्डिंग, वी कॉल एलिजाबेथन ऑल द ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्वींस राइन टू द पीरियड ऑफ जेम्स फर्स्ट डेथ इन 1625। ये वो बात थी जो हम ऊपर अभी बताने वाले थे आपको। तो देखो 1558 में क्वीन एलिजाबेथ, इनका फोटो दिख रहा है आपको राइट में नीचे, ऊपर दोनों इन्हीं के फोटोज हैं, ये रियल फोटोज हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ जब गद्दी पर बैठी तो 1558 था, 1603 में इनकी डेथ हो जाएगी। तो देखा जाए तो गद्दी पर तो 1603 में उतर गई। 1603 के बाद जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठेंगे और वो 1625 तक रहेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास को पढ़ते वक्त कभी कभार एलिजाबेथन एज को 1625 तक माना जाता है। तो किसी बुक में 1625 आएगा, किसी में 1603 आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हम 1625 तक भी एलिजाबेथन एज मानते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव, ठीक है, वहाँ तक चलता है 1625 तक का, ठीक है। तो however, the period of James reign from 1603 and 1625 is sometimes taken as a different period. कभी कभार 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट का जो पीरियड है उसे अलग भी हम काउंट करते हैं, और उसी को हम जैकोबियन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। 1625 तक, 1603 से 1625 तक।
Elizabeth first 45 years reign is generally considered to be one of the most glorious and golden periods in English history. एलिजाबेथ के जो 45 साल का राज है उसे अंग्रेजी इतिहास में सबसे ग्लोरियस और सबसे गोल्डन पीरियड में से एक माना जाता है। तो आई होप कि आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि 1558 से, ठीक है, और भैया 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ राज करी 45 साल, और इसी को हम एलिजाबेथन एज बोलते हैं। 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट आएंगे, ठीक है, तो उनके राज को जैकोबियन पीरियड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार 1625 तक एलिजाबेथन पीरियड माना जाता है, ठीक है, उसे कभी कभी डिफरेंटली लिखते हैं, कभी कभी एक साथ लिखते हैं। चलिए, एलिजाबेथन इंग्लैंड सॉ अ रिमार्केबल ब्लॉसमिंग ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये जो एलिजाबेथन इंग्लैंड था, ये जो इस जमाने का इंग्लैंड था, इसने एक रिमार्केबल खिलावट देखी, विकास देखा कलाओं का और साहित्य का। रेनेसांस ह्यूमनिज्म, एक तरफ रेनेसांस का पुनर्जागरण काल चल रहा था, उसका एक ह्यूमनिज्म था। प्रोटेस्टेंट जील चल रहा था। प्रोटेस्टेंट एक धर्म होता है क्रिश्चियनिटी का, दो तरह के, दो भागों में बटा है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। तो प्रोटेस्टेंट जील चल रहा था, प्रोटेस्टेंट्स के हाथों में सत्ताएं आ रही थी, ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही थी। ये नाव लेकर कहीं पे भी निकल ले रहे थे भैया, कभी इन्होंने इंडिया ढूंढ लिया, कभी वेस्ट इंडीज़ ढूंढ लिया, कभी नाइजीरिया मिल गया इन्हें, कभी इजिप्ट मिल गया। ये अपने अपने जहाज़ लेकर निकल रहे हैं, ज्योग्राफिकली डिस्कवरी कर रहे हैं, अमेरिका खोज ले रहे हैं, है ना। साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है इंग्लैंड में, बहुत इंजन बन रहे हैं, मशीनें बन रही हैं। ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस अपसर्ज ऑफ क्रिएटिव पावर। इन सारी चीज़ों ने एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और एक तरीके से एक क्रिएटिव पावर जन्मी उस दौर में। हर कोई क्रिएटिव नजर आया, रचनात्मकता पैदा हुई समाज के अंदर। ड्रामा वॉज द डोमिनेंट जॉनर इन एलिजाबेथन एज। ड्रामा डोमिनेंट जॉनर था एलिजाबेथन एज में। लिखा सब कुछ गया है, प्रोज भी लिखा गया है, पोइट्री भी लिखी गई है, ठीक है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ड्रामा भैया डोमिनेंट करता रहा। विलियम शेक्सपियर वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले राइट ऑफ द एज। इस एज के सबसे सिग्निफिकेंट प्ले राइट तो विलियम शेक्सपियर ही हैं। शेक्सपियर्स कैनन इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉमेडीज। विलियम शेक्सपियर के कैनन में अलग अलग वैरायटी हैं, कॉमेडीज हैं, ट्रेजेडीज हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज हैं, सोनेट्स हैं। ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ही डिड, जो प्रभाव इन्होंने डाला है, ठीक है, उस प्रभाव की वजह से दिस एज इज ऑल्सो समटाइम्स नेम्ड आफ्टर हिम। कभी कभार एलिजाबेथन एज को उन्हीं के नाम पर नाम रखा जाता है, और एलिजाबेथन एज को कभी कभी द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कभी कभार एलिजाबेथन एज को और किस नाम से जाना जाता है, तो एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, शेक्सपियर के प्रभाव की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। चलिए, दिस एज सॉ द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। यही वो दौर था जब हम कल आपको हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी पढ़ा रहे थे, आपको एक कॉमेडी का नाम दिया गया था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। वो इसी दौर में आई, एलिजाबेथन दौर में आई थी। तो इसमें पहली बार पहली अंग्रेजी कॉमेडी आई और फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी आई 1550 और 60 के दशक में। दीज अल्टीमेटली गेव राइज टू आर्ट फॉर्म्स, और आखिरकार इन चीज़ों ने अल्टीमेटली एक आर्ट फॉर्म को जन्म दिया दैट रिमेन हैविली स्टडीड इवन टुडे, जो आज भी हैविली पढ़ी जाती है। कितना पढ़ते हैं हम शेक्सपियर को। इन राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर में, जो कि एक कॉमिक प्ले था निकोलस उडाल का, इज जनरली रिगार्डेड एज द फर्स्ट कॉमेडी टू बी रिटन। जिसे माना जाता है पहली कॉमेडी जो लिखी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में 1553 के आसपास। इन 1562 62 के आसपास जाकर वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ ब्लैंक वर्स प्लेज, ब्लैंक वर्स का पहला प्ले हमारे सामने आया, गॉर्बडुक वॉज परफॉर्म्ड फॉर द क्वीन, जो रानी एलिजाबेथ के लिए ही परफॉर्म किया गया था। पहली ट्रेजेडी भी मानी जाती है इसे। इट इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट इंग्लिश ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी। तो ये आप अगर सिर्फ इसे ऐसे ही याद रख रहे हैं कि अरे हाँ सर पहली कॉमेडी लिखी गई, पहली ट्रेजेडी लिखी गई, तो बात सिर्फ इतनी सी है नहीं। एक्चुअली ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ
और पहली कॉमेडी और पहली ट्रेजेडी जब आई लोगों के सामने, तो आने वाले जो प्ले राइट्स थे उनको ये रास्ता मिला, ओके हम इनके ऊपर भी कहानियाँ लिख सकते हैं, अच्छा हम ऐसे भी कहानी को कह सकते हैं। तो इनका जो इन्फ्लुएंस था दोनों रचनाओं का वो बहुत बड़ा था। अपार्ट फ्रॉम ड्रामा, एलिजाबेथन एज ऑल्सो सॉ फ्लावरिंग ऑफ पोइट्री। ड्रामा के अलावा एलिजाबेथन एज ने काव्य का भी उदय देखा, खैर वो तो हम अलग से पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में। सोनेट आई, स्पेंसरियन स्टांजा आए, एंड इंस्पायर्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ स्प्लेंडेड प्रोज, और बहुत बड़ी वैरायटी में प्रोज लिखा गया, और कई बेहतरीन राइटर्स हमने एलिजाबेथन एज में देखे प्रोज के, जैसे कि फ्रांसिस बेकन वगैरह। द लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज फ्लॉरिश इन वेरियस फॉर्म्स। एलिजाबेथन एज का जो साहित्य है वो अलग अलग फॉर्म्स में फ्लॉरिश हुआ, ट्रेजेडी में, कॉमेडी में, पोइट्री में, ड्रामा में, क्रॉनिकल्स में। और इसी वजह से एलिजाबेथन एज जो है वो हमें इतना कुछ देकर गई, क्योंकि वहाँ पर जो विकास हो रहा था, कई एजेस में हम देखेंगे कि जो विकास है लिटरेचर का वो एक पर्टिकुलर जॉनर तक या फॉर्म तक सीमित रहा। एलिजाबेथन एज में सब जगह हुआ, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा हो जाता है एलिजाबेथन एज का। चलिए अब मेन ड्रामाटिस्ट पढ़ेंगे हम एलिजाबेथन एज के। अब क्योंकि गोल्डन एज है तो गोल्डन लोग भी पैदा हुए हैं भाई, बड़े महान लोग आए हैं, बड़े महान लोग आए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इफ़ देयर इज़ अ गॉड, तो गॉड बैठ के सोच रहा होगा कि अच्छा ये रहे हमारे पास बहुत सारे महान लोग हो गए हैं उधर, चलो भाई सब भेज दो यहीं एलिजाबेथन के राइन में, एक एक करके। और नॉट ओनली लिटरेचर, आर्ट में, साइंस में, हर जगह पैदा हो रहे थे उस दौर में, कमाल का दौर था। चलिए अब हम एक टॉपिक कवर करेंगे, यूनिवर्सिटी विट्स। ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं लिटरेचर और आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, आप PYQ करते हैं, भले आपने TGT दिया हो, PGT दिया हो, UGC नेट दिया हो, हर एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी विट्स से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी विट्स को पढ़ते हैं और ये इसी दौर एलिजाबेथन एज के हैं, तो इससे बेहतर जगह है नहीं इसको पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी विट्स को। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। द यूनिवर्सिटी विट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्ले राइट्स। यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये एक नाटककारों, अंग्रेजी नाटककारों का एक समूह था, कवियों का एक समूह था, हु वर एक्टिव इन द लेट 16th सेंचुरी, जो लेट 16th सेंचुरी में एक्टिव थे, प्राइमरीली लंदन, प्राथमिक रूप से लंदन में। दे वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, इन सबकी शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में हुई थी। एंड वर नोन फॉर दियर विट, और ये अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे, अपनी विट के लिए जाने जाते थे, और ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। ये अपनी लर्निंग के लिए, अपने लिटरेरी टैलेंट के लिए जाने जाते थे, इसीलिए इस ग्रुप का नाम यूनिवर्सिटी विट्स रखा गया। सम नोटेबल मेंबर्स इंक्लूड, कुछ नोटेबल मेंबर्स थे, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, थॉमस नाशे, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, जॉन लाइली। दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये 7 लोग हैं भाई, ये 7 यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स एंड पोएट्स हैं। इन्होंने भैया एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया था इंग्लिश ड्रामा के डेवलपमेंट में, particularly in the transition from medieval morality plays to the more sophisticated forms of Renaissance drama। खास तौर से इन्होंने ना, यूनिवर्सिटी विट्स वालों ने क्या किया था, इन राइटर्स ने क्या किया था, इन्होंने ट्रांजिशन दिया था समाज को। मिडिवल पीरियड में, मध्यकालीन समय में मोरालिटी प्लेज लिखे जा रहे थे, नैतिकता सिखाई जा रही थी, चर्च के हाथ में था सब कुछ, तो चर्च जो प्लेज लिखता था उसमें मोरालिटी का ज्ञान दिया करता था। वहाँ से उन्होंने चेंज किया और थोड़े से सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स को बनाना शुरू करा, और वहाँ से एक नया रेनेसांस ड्रामा हमें मिला। तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स के 7 लोग हैं, इनका जो योगदान है, ठीक है, वो जो ट्रांजिशन इन्होंने किया है कि भैया हो गई बहुत बाइबल की कहानियाँ, हो गया बहुत संतों का जीवन, आओ चलो तुम्हें बदले की कहानी सुनाते हैं, आओ चलो तुम्हें मोहब्बत की कहानी सुनाते हैं। वो जो ट्रांजिशन इन्होंने दिया था यूनिवर्सिटी विट्स ने, वो बहुत कमाल का था, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने की वजह से यूनिवर्सिटी शब्द आया, जाने जाते थे अपने विट के लिए, वहाँ से विट शब्द आया, तो यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, और पता होना चाहिए अगर आपको लिटरेचर से प्यार है तो, इन 7 लोगों में भैया
थॉमस किड एक लौता ऐसा इंसान है, वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, ये यूनिवर्सिटी विट ग्रुप का हिस्सा तो है, बट ही स्टडीड इन द मर्चेंट टेलर्स स्कूल, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े हुए, ये मर्चेंट टेलर्स स्कूल में पढ़े हुए हैं। कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द ओनली यूनिवर्सिटी विट्स प्ले राइट, ठीक है, हु वॉज नॉट एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, तो आप याद रखेंगे थॉमस किड थे वो, बाकी सब वहीं में है, वहीं के हैं, ऑक्सफोर्ड के और उनके। ठीक है, चलिए अब यूनिवर्सिटी विट्स के जो सातों राइटर हैं, सातों प्ले राइट हैं, इनको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब तो पहले तो जॉन लाइली पढ़ लेते हैं। 1554 में पैदा हुए और 1606 में इनकी डेथ होगी, जॉन लाइली। तो यूनिवर्सिटी विट्स को अब ढंग से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पानी का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, इतने आप ऐड देखिए। चलिए स्टार्ट करें। जॉन लाइली was an English writer and playwright who lived during the Elizabethan era. जॉन लाइली एक इंग्लिश राइटर थे, एक प्लेराइट थे जो एलिजाबेथन एरा में रहे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्रोज रोमांस, ये सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, ठीक है, तो वो फेमस है अपने एक प्रोज वर्क के लिए जिसका नाम था ये यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, 1578 में पब्लिश हुआ था। और इसका एक सीक्वल इन्होंने लिखा था यूफियस एंड हिज इंग्लैंड 1580 में। जॉन लाइली सबसे फेमस तो इन दोनों के लिए हैं, विच वर हाईली इन्फ्लुएंशियल इन देयर टाइम, ये अपने ज़माने में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही दोनों रचनाएं फॉर देयर ऑर्नेट स्टाइल, क्योंकि इन दोनों रचनाओं का जो स्टाइल था वो बहुत ही ऑर्नामेंटल था, बहुत ही सजावटी एंड एलोबोरेट लैंग्वेज, और बहुत अच्छी लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया था जॉन लाइली ने। लाइली ऑल्सो रोट सेवरल कॉमेडीज फॉर द स्टेज, लाइली ने कई कॉमेडीज भी लिखी थी स्टेज के लिए, जिसमें भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंडीमियन शामिल थी और गैलाथिया। एंडीमियन से तो अभी यही जो अभी कैंसिल हुआ ना पीजीटी, उसमें भी एक क्वेश्चन था, यूजीसी नेट, उसमें भी एक क्वेश्चन था। हिज वर्क्स वर सिग्निफिकेंट इन शेपिंग इंग्लिश प्रोज एंड ड्रामा, इनकी रचनाएं बहुत ही सिग्निफिकेंट थी, इन्होंने आकार दिया था अंग्रेजी प्रोज और ड्रामा को ड्यूरिंग द रेनेसांस के दौरान। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट मैगडलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी मैगडलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, फ्रॉम वियर ही ग्रेजुएटेड इन 1573, जहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन किया था 1573 में और एमए कंप्लीट किया था 1575 में। तो ये थे जॉन लाइली, पहले प्लेराइट यूनिवर्सिटी विट्स के, ठीक है। इनमें ये चार नाम तो आपको ज़रूर याद रखना है, चार क्या दो ही याद रखने पड़ेंगे, यूफियस दोनों सीक्वल याद हो जाएंगे, एंडीमियन, ठीक है, और गैलाथिया याद रखिएगा। दूसरे जो आदमी हैं भैया यूनिवर्सिटी विट्स के, जो दूसरे राइटर हैं वो हैं जॉर्ज पील, 1558 से 1596। जॉर्ज पील वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1558, जॉन पील पैदा हुए लंदन में 1558 में। हिज फादर जेम्स पील वॉज अ क्लर्क, ये क्लर्क थे,
एंड टीचर ऑफ बुक कीपिंग, और ये बुक कीपिंग के टीचर थे इनके पापा, राइटिंग और अर्थमेटिक के। हु रोट टेक्स्ट बुक्स ऑन अकाउंटेंसी, और इनके पिता ने अकाउंटेंसी पर किताबें लिखी थी, ठीक है, तो खानदानी बौद्धिक लोगों में से थे। इन 1565 पील बिकम अ फ्री स्कॉलर एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। पील जो है हमारे वो एक फ्री स्कॉलर बन गए थे क्राइस्ट हॉस्पिटल में, ऑफ विच हिज फादर वॉज क्लर्क, जहाँ पर इनके पिता क्लर्क थे। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स इन बोथ ड्रामा एंड पोएट्री। देखिए जॉर्ज पील को इनके ड्रामा के लिए तो जाना जाता ही है, पोएट्री के लिए भी जाना जाता है। पील्स मोस्ट फेमस वर्क इज प्रोबेबली द प्ले। इनकी सबसे फेमस रचना जो है, इनका जो सबसे फेमस प्ले है वो संभवतः द ओल्ड वाइव्स टेल है, बहुत फेमस है। पूछा जाता है एग्जाम में किसकी है ये रचना, द ओल्ड वाइव्स टेल, याद रखिएगा जॉर्ज पील की। ये कॉमेडिक प्ले है विद एलिमेंट्स ऑफ रोमांस एंड फैंटेसी, इसमें रोमांस और फैंटेसी के तत्व शामिल थे। ही ऑल्सो रोट हिस्टोरिकल प्लेज, इन्होंने कई हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे हैं, जैसे कि एडवर्ड फर्स्ट लिखा था इन्होंने, ठीक है, और डेविड एंड बैथशेबा लिखा था, ये हमने एमए में पढ़ा था, डेविड एंड बैथशेबा। पील्स पोएट्री इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एंथोलॉजीज, इनकी जो पोएट्री थी उसमें कई योगदान इन्होंने दिए एंथोलॉजीज में और कलेक्शन ऑफ वर्सेस में। तो एंथोलॉजी किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स को बोलते हैं। तो इन्होंने कुछ कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा था, तो एक नई चीज़, एक नया ट्रेंड सा शुरू किया था जॉर्ज पील ने, जैसे द अराइनमेंट ऑफ पेरिस, ये PYQ है भैया, द अराइनमेंट ऑफ पेरिस PYQ है UGC नेट का। द बैटल ऑफ अल्काजार 1594, ये दो इनके कलेक्शन ऑफ वर्सेज हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हुए दूसरे शख्सियत हमारे उस दौर के। तीसरा जो आदमी है, तीसरे जो प्लेराइट हैं वो है रॉबर्ट ग्रीन, 1558 से 92 तक, ठीक है, 1592 तक, ठीक है। फोटोज ये उनकी रियल फोटोज हैं जो आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन वॉज एन इंग्लिश ऑथर एंड प्लेराइट। रॉबर्ट ग्रीन एक इंग्लिश ऑथर प्लेराइट थे हु वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ जॉन लाइली एंड जॉर्ज पील, और ये जॉन लाइली और जॉर्ज पील जो हमने ऊपर पढ़ा है उन दोनों के ही समकालीन हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज प्रोलिफिक आउटपुट, ये जाने जाते हैं अपने बेजोड़ आउटपुट के लिए जो उन्होंने दिया है वेरियस लिटरेरी जॉनर्स में, इंक्लूडिंग प्रोज फिक्शन, जैसे कि इन्होंने प्रोज फिक्शन लिखा, पोएट्री लिखा, ड्रामा लिखा। ग्रीन इज परहैप्स मोस्ट फेमस फॉर हिज प्रोज वर्क। संभवतः रॉबर्ट ग्रीन जो हैं वो अपने प्रोज वर्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं, और इनका जो सबसे फेमस प्रोज वर्क है वो है ग्रीन्स ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंटेन्स एन अटैक ऑन विलियम शेक्सपियर। इसमें शामिल है विलियम शेक्सपियर के ऊपर भी अटैक, रेफरिंग टू हिम एज एन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। रॉबर्ट ग्रीन इसमें विलियम शेक्सपियर को अपस्ट्रैक्ट क्रो कहते हैं, अमंग अदर क्रिटिसिज्म, और भी कई क्रिटिसिज्म हैं। तो अब ये तो यूपी TGT में भी आ चुका है, ये यूपी PGT में भी आ चुका है, ठीक है, और ये क्वेश्चन UGC नेट में तो 1000 बार पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विलियम शेक्सपियर को अपस्ट्रैक्ट क्रो किसने कहा, ग्रीन ने कहा, किस रचना में कहा, किस प्रोज वर्क में कहा, तो नाम भी याद रखें भैया, ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट में कहा, ठीक है। दिस टेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द लिटरेरी सीन ऑफ द टाइम। ये टेक्स्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि इसमें उस ज़माने की, उस समय की, जो समय हम पढ़ रहे हैं एलिजाबेथन एज, उस ज़माने के लिटरेरी सीन को दर्शाया गया है, एंड द राइवलरीज अमंग राइटर्स, और राइटर्स के बीच में जो प्रतिद्वंदता, ठीक है, चलती थी उसके बारे में दर्शाया गया। और वाकई मतलब एलिजाबेथन एज के राइटर्स को आप, पता नहीं मैं आपको कैसे समझा दूँ, ये मान लीजिए जैसे पागलपन हमने कल देखा ना सड़कों पर टीम इंडिया के लिए, लोग चीयर कर रहे हैं, सड़कों पर जमा हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा वाला पागलपन था इन लोगों के लिए। ये स्टार थे उस जमाने के, सेलिब्रिटीज थे ये उस जमाने के भाई, और सेलिब्रिटीज थे तो आपस में राइवलरीज भी थी, और ये राइवलरी तो ही है, थैंक यू सो मच ईवा, ये राइवलरी तो है विलियम शेक्सपियर के समकालीन जो कंटेम्प्रेरी हैं, और अगले 30, 40, 50 साल तक जो प्लेराइट आने वाले हैं उन्होंने शेक्सपियर को या उसके योगदान को इतना सा भी नहीं लिखा कहीं, क्योंकि किलसते थे, जलन थी, राइवलरी थी। जॉन मिल्टन जो आगे आ रहे हैं, ठीक है, अगले 40-45 सालों बाद इनके, वो शुरुआती पोएट्स एंड राइटर्स में से एक थे
जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के योगदान को पहचाना और लिखा था। उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी जॉन मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर करके, जिसमें उनके योगदान को याद किया गया था। तो वो राइवलरीज, ये जो किताब है, ठीक है, ग्रॉट्स वर्थ ऑफ इट, वो राइवलरीज के किस्से उसमें दिखते हैं हमें, ठीक है। ग्रीन्स प्लेज इंक्लूड, इन्होंने कई प्लेज लिखे जिसमें शामिल हैं इनके कई महान प्लेज, जिसमें एक है फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंजे और जेम्स फोर्थ, ये इनके कुछ प्लेज हैं बहुत फेमस। ही ऑल्सो रोट पॉपुलर पैम्फलेट्स, इन्होंने कई पॉपुलर पैम्फलेट्स भी लिखे, कई वर्क्स ऑफ फिक्शन भी लिखे, जैसे कि पेंडोस्टो, ये भी इन्हीं की एक रचना का नाम है पेंडोस्टो। आई एम नॉट एबल टू हाईलाइट इट बिकॉज ऑफ द टाइपिंग एरर, ठीक है, तो मैं इसको वैसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये पेंडेस्टो, ठीक है। विच सर्व्ड एज द बेसिस फॉर शेक्सपियर्स प्ले, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो ये पेंडोस्टो है ग्रीन का, ये विलियम शेक्सपियर के प्ले द विंटर्स टेल के लिए बेसिस बनेगा, आधार बनेगा, एक तरह से उसे सोर्स कह सकते हैं आप। ग्रीन्स लाइफ वॉज कलरफुल एंड समवॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, भाई रॉबर्ट ग्रीन का जीवन बड़ा रंग बिरंगा था, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी था। मार्क्ड बाय हिज इन्वॉल्वमेंट इन वेरियस स्कैंडल्स, ये कई स्कैंडल्स में शामिल थे। इनकी जो रेपुटेशन थी एक प्रोडिगस और टैलेंटेड आदमी की, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल राइटर थे ये। हमारे आम भाषा में नहीं बोलते खुले हाथ का इंसान, ये खुले हाथ के इंसान थे रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। राइटर अच्छे थे, इंसान कैसे भी हों, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। राइटर बहुत अच्छा था और योगदान बहुत बड़ा था, ठीक है। तो जॉन लाइली हो गए भैया हमारे, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन हो गए और जॉर्ज पील हो गए। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ आदमी को, यूनिवर्सिटी विट्स का चौथा आदमी, और ये हैं हमारे थॉमस लॉज, 1557 से 1625, ठीक है। फोटो आपको दिख रहा है इनका साहब का। थॉमस लॉज वॉज प्रोबेबली बॉर्न इन लंडन इन 1557, संभवतः लंदन में 1557 में पैदा हुए थे। हिज फादर सर थॉमस लॉज, इनके पिता का नाम भी सर थॉमस लॉज था। सर्व्ड एज द लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ये लंदन के मेयर रहे थे इनके पापा 1562 से 63 में। थॉमस लॉज वॉज एन इंग्लिश ऑथर, थॉमस लॉज एक इंग्लिश ऑथर थे। प्ले जाने जाते हैं अपने एक प्रोज रोमांस के लिए, नाम याद रखिएगा इसका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, नाम तो याद रखना ही रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ये जाने जाते हैं रोज़लैंडे यूफियस गोल्डन लेगेसी, ये इनका 1590 में आया एक प्रोज वर्क था। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो अगला सुनिए। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो है रोज़लैंडे, इसने सोर्स मटेरियल के रूप में काम किया था शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट के लिए। अब एज यू लाइक इट में रोज़लिंड थी या नहीं थी? एज यू लाइक इट की हीरोइन रोज़लिंड है। तो रोज़लिंड की जो कहानी है वो विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है भैया, थॉमस लॉज की रोज़लैंडे यूफियस गोल्डन लेगेसी में पढ़ी थी, वहां से उन्होंने उसमें छोका लगाकर एज यू लाइक इट लिखा था शेक्सपियर ने। लॉज वॉज ऑल्सो अ प्ले राइट एंड रोट सेवरल प्लेज। लॉज एक प्ले राइट थे, कई प्लेज लिखे जिसमें शामिल थे द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, अ लुकिंग ग्रास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड। इन एडिशन टू हिज लिटरेरी परस्यूट्स, अपने लिटरेरी परस्यूट के अलावा लॉज वॉज ट्रेन्ड एज अ फिजिशियन, ये एक ट्रेन्ड फिजिशियन डॉक्टर थे, एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने भैया मेडिसिन को प्रैक्टिस किया है, डॉक्टर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी सेवा दी है डॉक्टर बन के, ठीक है। फिफ्थ आदमी है यूनिवर्सिटी विट्स का थॉमस नाशे। थॉमस नाश भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं हमने सुना है, लेकिन हमारे मुंह से नाशे ही निकलता है, ठीक है। थॉमस नाशे 1567 से 1601 तक, ठीक है। तो देखिए इनके बारे में, पहले तो फोटो ही देखिए इनका, मन में बसाइए इनकी फोटो। थॉमस नाशे वॉज बॉर्न इन नवंबर 1567। थॉमस नाश पैदा हुए नवंबर 1567 में भैया लवस्टॉफ्ट नाम की एक जगह पर, जो कि एक फिशिंग पोर्ट था, मछली पकड़ने का एक बंदरगाह था ईस्टर्न इंग्लैंड में। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ अ क्लर्जीमैन, ये एक पादरी के तीसरे बेटे थे, नाम था विलियम नाशे इनके पिता का। हिज फादर लेटर बिकम अ मिनिस्टर, बाद में इनके पिता मिनिस्टर बने थे। यहाँ पे मिनिस्टर का मतलब मंत्री से नहीं है, चर्च में एक पद होता था मिनिस्टर का, वो। नाशे स्टडीड एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, ये सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े थे, एंड गेन्ड हिज बैचलर्स डिग्री इन 1586, और इनको वहीं से अपनी बैचलर डिग्री मिली थी 1586 में।
आफ्टर हिज फादर्स डेथ नाशे कुड नॉट कंटिन्यू हिज एजुकेशन, पिता की मौत के बाद अपनी पढ़ाई नहीं जारी रख सके, एंड लेफ्ट कैम्ब्रिज फॉर लंडन, कैम्ब्रिज छोड़कर लंदन आ गए। नाशे इज बेस्ट नोन फॉर हिज पिकारेस्क नॉवल। नाशे जाने जाते हैं अपने एक पिकारेस्क नॉवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के लिए। थॉमस नाशे की आई थिंक ये बेस्ट रचना मान सकते हैं आप, ठीक है। और इनकी एक पोएम है थॉमस नाशे की बहुत प्यारी, वो मुझे बहुत पसंद है इनकी पोएम, नाम मेरे जहन से निकला है, आई थिंक स्प्रिंग स्वीट स्प्रिंग करके नाम है, स्प्रिंग पर रिलेटेड, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। थॉमस नाशे की एक पोएम है बहुत प्यारी, स्प्रिंग के लिए लिखी थी इन्होंने, स्प्रिंग स्वीट स्प्रिंग नाम है शायद उस पोएम का, बहुत ही प्यारी पोएम है वो। तो विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश नॉवेल्स, इसे माना जाता है शुरुआती अंग्रेजी नॉवेल्स में से एक, एंड अ प्रीकर्सर टू द मॉडर्न नॉवल फॉर्म। और जो अभी हम नॉवल की फॉर्म देखते हैं ये उसका प्रीकर्सर कह सकते हैं कि देखो ये उदाहरण है, ऐसे नॉवेल्स लिखे जाएंगे भविष्य में, ठीक है। तो नॉवेल्स बहुत ज़्यादा भाई लिखे नहीं जाते थे जिस दौर की हम बात पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स तो 18th सेंचुरी में आकर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। वो पढ़ेंगे, वो सब इतिहास में आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा सब। तो शुरुआती जो नॉवेल्स हमें मिलते हैं उनमें से इसको भी माना जाता है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर को। ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ पैम्फलेट्स एंड सटारिकल वर्क्स, इन्होंने कई पैम्फलेट्स और सटारिकल वर्क्स लिखे हैं जिसमें शामिल हैं पायर्स पेनिलेस, हिज सप्लिकेशन टू द डेविल, विच सटराइज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, इसमें इन्होंने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को कटाक्ष किया है, क्रिटिसाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लाइफ, अंग्रेजी जीवन जीने का जो तरीका है उसके कई पहलुओं को कोसा है। नाशे's राइटिंग स्टाइल वॉज कैरेक्टराइज बाई इट्स लिवली प्रोज, इनकी राइटिंग स्टाइल को आप ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो एक लिवली प्रोज लिखते हैं, वर्ड प्ले करते हैं और इर्रेवरेंट ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं हंसाने के लिए, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, द स्वीट स्प्रिंग रानी, थैंक यू सो मच, द स्वीट स्प्रिंग, ठीक है। सिक्स्थ आदमी जो यूनिवर्सिटी फिट का है वो है थॉमस किड, 1557 से 1594। फोटो देख के लग रहा है ना चंचल, चंचल मन, ठीक है, रैंडम सा आदमी, बिल्कुल ऐसे ही है थॉमस किड, ठीक है। चलिए, आई थिंक इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा है ना स्क्रीन पर, बड़ा करना पड़ेगा क्या, बताइए कमेंट करके, टेक्स्ट को बड़ा करना पड़ेगा, दिख रहा है आप लोगों को? कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो शायद नहीं कर पाएंगे। चलिए थॉमस किड के बारे में पढ़ते हैं भैया, बढ़िया आदमी है थॉमस किड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कल जाते जाते किसी का कमेंट था लाइव क्लास में कि सर क्लास की टाइमिंग 3 से 4 कर दीजिए, क्योंकि हम 3 बजे तक तो घर आते हैं तो हमारी क्लास छूट जाती है। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? देखो प्रज्ञा का एकदम आ गया हमारे कहते ही मैसेज, ठीक है। क्या ये बात ठीक है? क्या आपका टाइम हमें 3 से 4 करना चाहिए? तो आप ये भी हमें बता दें कमेंट करके। तो अगर आप 3 से 4 तैयार हैं सारे लोग तो हम 3 से 4 कर लेंगे। 3 से 4 एक्चुअली हमारा पीजीटी का बैच चलता है, लेकिन कंप्लीशन पर ही, उसमें 2 राइटर बचे हैं पीजीटी के बैच में, ठीक है। और वो बच्चे अपने बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो भी शायद शाम के लिए ही कुछ कह रहे थे कि उनका भी यही प्रॉब्लम था कि थोड़ा और लेट कर दो, ठीक है। तो वो बता दीजिएगा, फिर हम उनसे बात करके पीजीटी के बैच में बात करके हम फिर 3 से 4 कर लेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि लाइव ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जितने ज़्यादा स्टूडेंट, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन, उतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी के साथ टीचर पढ़ा पाता है, ठीक है। ये एक काला सच है, ठीक है, टीचिंग का। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि आप जैसे हम लाइव आएँ तो आप ये स्टेटस पे लगा दिया करें, इसके लिंक को शेयर कर दिया, लोगों को बता दें कि भैया फ्री क्लास चल रही है यूजीसी नेट की, देख लें, ज्वाइन कर लें, ठीक है।
और ये जो क्लासेस हम पढ़ रहे हैं ये तो भाई आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले आप DSSB की पढ़ रहे हो, TGT कर रहे हो, PGT की, तो सब जगह ही काम आने वाला है जो भी हम यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर UGC नेट। चलिए चलिए ठीक है, करते हैं इस पर बात, है ना। अभी हम थॉमस किड पर चलते हैं। थॉमस किड 1558-1594 वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश प्ले राइट। ये एक प्रभावशाली इंग्लिश प्ले राइट थे ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी में। हिज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले, सबसे ज़्यादा फेमस तो ये आदमी अपने जाने माने प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए फेमस है, विच वॉज हाईली पॉपुलर इन इट्स टाइम, जो उस जमाने में बहुत पॉपुलर थी, एंड सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। और द स्पेनिश ट्रेजेडी ने एलिजाबेथन ड्रामा के विकास में अहम योगदान दिया था। किड वॉज बॉर्न इन लंडन, किड जो है वो लंदन में पैदा हुए। सन ऑफ अ स्क्रीवनर, ये स्क्रीवनर के बेटे थे। स्क्रीवनर एक तरह से, वैसे तो हिंदी जब ढूंढेंगे डिक्शनरी में आएगी सूदखोर, बट नॉट दैट टाइप ऑफ सूदखोर, ठीक है। स्क्रीवनर एक तरह से मुंशी, ठीक है, किसी एस्टेट का। ही वॉज एजुकेटेड एट द मर्चेंट टेलर्स स्कूल, ये मर्चेंट टेलर्स स्कूल में एजुकेटेड थे, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े हुए थे, ये इकलौते ऐसे यूनिवर्सिटी विट्स हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नहीं हैं। तो ये मर्चेंट टेलर स्कूल में पढ़े थे, विच प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द क्लासिक्स एंड लिटरेचर। यहाँ पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि इनका एक फाउंडेशन बन गया, इनको क्लासिक शास्त्रों की और साहित्य की बड़ी जानकारी थी। कुछ मेजर वर्क्स हैं इनके, कुछ मुख्य रचनाएं। सबसे पहले तो वही द स्पेनिश ट्रेजेडी भैया, जिसके लिए ये आदमी फेमस है। स्पेनिश ट्रेजेडी, दिस इज द मोस्ट फेमस वर्क, ये सबसे फेमस वर्क है इनका। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी, स्पेनिश ट्रेजेडी एक रिवेंज ट्रेजेडी थी, दैट सेट द टेम्पलेट फॉर द जॉनर। और इसने एक टेम्पलेट सेट कर दिया था बदले की ट्रेजेडी का। इस आदमी ने रास्ता दिखाया कि देखो हम रिवेंज ट्रेजेडी लिख सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉटिंग हुई, थीम थी इसमें रिवेंज की, जस्टिस की, न्याय की, और इसमें प्ले विद इन अ प्ले स्ट्रक्चर था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब बताओ, स्पेनिश ट्रेजेडी में बदला है, रिवेंज है, जस्टिस है, प्ले विद इन प्ले है। किसकी याद दिला रहा है आपको ये? किसकी याद दिला रहा है आपको ये याद दिला रहा है आपको हैमलेट की। हैमलेट भी रिवेंज ट्रेजेडी है, बदला ले रहा है उसमें हैमलेट, और प्ले विद इन प्ले वहाँ पर भी है। वो भी अपने चाचा की गिल्ट को पता लगाने के लिए प्ले कराता है ना। तो थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखकर रास्ता दिखाया था आगे के प्ले राइट्स को कि लिखो भैया ऐसे, ठीक है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है थॉमस किड का जी। ये नोट्स की PDF मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको, ये करुणा हमारी टीम मेंबर है, ये शेयर कर रही हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बार बार। इस पर क्लिक कर दीजिए, ग्रुप का हिस्सा बन जाइए, वहाँ पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा ऐप है और इंस्टीट्यूट का, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप सब लोग, ठीक है। आने वाले टेस्ट वगैरह वो उसकी सारी अपडेट आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद है सॉलोमन एंड पर्सेडा, अनदर वर्क एट्रीब्यूटेड टू किड। ये भी एक किड की रचना है, ऑल्दो लेस डेफिनेटिवली प्रूवन नहीं है कि ये इनकी है, लेकिन मानते हैं कि इनकी है थॉमस किड की। किड्स यूज ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी फॉर्मेट इन्फ्लुएंस्ड मैनी कंटेम्प्रेरीज। किड ने जो ये रिवेंज ट्रेजेडी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया था, इसने इनके कई समकालीनों को प्रभावित किया, जिसमें विलियम शेक्सपियर शामिल हैं। जो इनकी स्पेनिश ट्रेजेडी है इज कंसीडर्ड अ प्रिकर्सर टू शेक्सपियर्स हैमलेट। ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट का प्रिकर्सर माना जाता है, ठीक है। अब भैया थॉमस किड की जिंदगी के वॉइस तो अभी आई थिंक ये पुराना कमेंट है क्या आपका? वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? हेलो हेलो हेलो, वॉइस तो अभी आई थिंक ये पुराना कमेंट है क्या आपका? हेलो 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 हेलो, यार वॉइस तो ठीक है प्रज्ञा, बाकी हम नया माइक मंगा लेंगे, ठीक है। बट आई थिंक वॉइस इस, अभी AC चल रहा था तो शायद उसके बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी। अभी AC भी बंद है काफ़ी देर से।
अब थॉमस किड की ज़िंदगी में क्रिस्टोफर मार्लो का एक अहम किरदार है, वो सुन लीजिएगा। किरदार क्या है? थॉमस किड ने मरवा दिया हमारे क्रिस्टोफर मार्लो को, ठीक है? तो सुनिए। देखिए, अगर वॉइस स्लो है ना, किसी की भी को वॉइस स्लो लग रही है, तो वो उनके मोबाइल की प्रॉब्लम होती है कभी कभार। खासतौर से ये ओप्पो रियलमी टाइप का जो मोबाइल होता है ना, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है इस तरह के मोबाइल्स में। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जब भी आप क्लास लें तो आप हेडफोन का यूज़ करें क्लास लेने के लिए हमेशा, और अपने मोबाइल की वॉल्यूम को हमेशा 1-2 पॉइंट कम पर रखें, फुल मत रखें, 1 पॉइंट कम कर लें और हेडफोन का यूज़ करें, तो आपको एक बेहतर आवाज़ सुनाई आएगी, ठीक है? ये एक ट्रिक है। चलिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में यही होता है, किसी को लगेगा सही है, किसी को लगेगा नहीं सही है। डिपेंड ये भी करता है, जैसे मैं यहाँ साउंड प्रूफ कमरे में बैठा हूँ तो मुझे थोड़ी सी आवाज़ भी ठीक लगेगी। आप बच्चों के बीच में बैठे हो सकते हैं, किचन में हो सकते हैं, खुले आसमान में हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कम आएगी, तो उन्हें लगता है कि टीचर की तरफ से कम आ रही है, ठीक है? तो वॉइस का तो यही रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हेडफोन का यूज़ करें क्लास में। चलिए, अब क्रिस्टोफर मार्लो के साथ इनकी ज़िंदगी का एक कुछ जुड़ाव है, वो पढ़ लेते हैं भैया। किड वॉज एसोसिएटेड विद क्रिस्टोफर मार्लो। थॉमस किड जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो से जुड़े थे, दोस्त भी थे। अनदर प्रोमिनेंट प्ले राइट है, ठीक है? क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा भी है। इन 1593 किड वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ हेरेसी। 1593 में थॉमस किड को हेरेसी यानी धर्म विरोध के लिए, अधर्म के लिए गिरफ्तार किया गया। एलिजिडली ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स फाउंड इन हिज पोजीशन। एलिजिडली इनके पोजीशन से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें इन्होंने एथीज्म को लेकर कुछ लिखा था, ठीक है? नास्तिकता को लेकर। उस वक्त भाई नास्तिक लोग घर के अंदर बंद रहते थे, अब बता नहीं सकते थे कि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। चर्च का डंडा बड़ा कैड़ा था, राजाओं का डंडा बड़ा कैड़ा था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया थॉमस किड को। थॉमस किड ने बाद में दावा किया कि ये क्रिस्टोफर मार्लो के थे। क्रिस्टोफर मार्लो को गिरफ्तार कर लिया गया बाद में। किड्स लेटर ईयर्स वर मार्क्ड बाय हार्डशिप। किड के जो बाद के साल थे बड़े कठिनाइयों से बीते। अरेस्ट के बाद इनका करियर सफ़र किया, एंड ही डाइड इन रिलेटिव ऑब्सक्योरिटी इन 1594। 1594 में लगभग ऑब्सक्योरिटी, धुंधले होकर मरे, यानी कि बेनाम होकर मरे, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी विट्स का छठा आदमी हमने पढ़ लिया। अब यूनिवर्सिटी विट्स का 7वां आदमी है क्रिस्टोफर मार्लो, ये हम मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है? और एलिजाबेथन एज को ऐसे ही जारी रखेंगे। देखना कितना खूबसूरत है क्रिस्टोफर मार्लो, मेरा कज़िन जैसा लगता है ये, ठीक है? मैं उसे हमेशा क्रिस्टोफर बोलता हूँ। अब हमारे पास फोटो भी नहीं दिखाते, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, सेम फेस कट। चलिए, तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं। एक नया बैच हमारा बना हुआ है TA12 TGT का, आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप आप वैसे भी डाउनलोड कर लें, फ्यूचर में अगर हमें कोई टेस्ट वेस्ट ले लूँगा तो वहीं लेंगे ऐप पर, ठीक है? आप लोगों का तो ऐप आपका वैसे भी डाउनलोड होना चाहिए, भले आप कोर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है? और बाकी यूपी TGT का नया बैच बनेगा 29 जुलाई से एक, उसके बारे में डिटेल हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे आपको। इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दिया करें, इस वीडियो पर लाइक कर दिया करें। लाइक से भैया बहुत फ़ायदा होता है, लाइक करने से। हम कितनी मेहनत से इस बैच को पढ़ाएंगे ये डिपेंड करेगा कि ये बैच कितने लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है? और वो आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने लोगों तक इसे पहुंचाएंगे, कितने ग्रुप्स में आप इसे शेयर करेंगे, कितना आप इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे बच्चों के साथ कि क्लास चल रही है ऑडिट इंस्टीट्यूट पर, ठीक है? तो हमारी सारी एनर्जी उसी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये एकदम फ्रेश बैच है। इसमें रोज़ाना नोट्स बन रहे हैं, रोज़ाना आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? हाथ के हाथ नोट्स बन रहे हैं, हाथ के हाथ आपको पढ़ाया जा रहा है, हाथ के हाथ वो PDF आपको दी जा रही है, वैसा, ठीक है?
थैंक यू प्रज्ञा। खैर जो अपने पुराने स्टूडेंट हैं वो तो अलग ही हैं। चलिए भैया मैं एंड कर रहा हूँ कि अब मुझे नया बैच लेना है, ठीक है, पीजीटी का। बाय। आगे से ध्यान रखिएगा, थोड़ा 5-10 मिनट पहले छोड़ेंगे ताकि लास्ट में बात हो सके आप लोगों से। आज हम फ्लो में थे, हम सोच रहे थे यूनिवर्सिटी विट्स कंप्लीट हो जाएंगे साथों के साथों, तो इस वजह से